हेलो एवरीवन, मैं सलोनी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रेडी फॉर स्टडी में। आज हम हिंदी का एक और बिल्कुल इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है विराम चिन्ह। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो रीट का जो आपका सिलेबस है हिंदी का उसमें भी ये है और इसमें से आपका एक क्वेश्चन रीट के एग्जाम में पक्का बनेगा। तो चलिए जो आज की जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि विराम चिन्ह क्या होता है। विराम चिन्ह किससे बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है, विराम और चिन्ह। विराम का क्या अर्थ होगा इसमें? विराम का अर्थ है विराम का अर्थ है ठहराव। विराम का अर्थ है इसमें ठहराव, विश्राम या रुकना ठीक है। अर्थात विराम चिन्ह का क्या क्या परिभाषा बनी? अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह की परिभाषा कुछ इस प्रकार से बनेगी। वाक्य लिखते समय विराम को या ठहराव को, विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो विराम का अर्थ है ठहराव, विश्राम या रुकना। विराम का अर्थ होता है ठहरना। तो वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए या ठहराव को प्रकट करने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। इससे क्या होता है? विराम चिन्ह के प्रयोग से जो वाक्य का अर्थ होता है वो उस ज्यादा स्पष्टता से उसका पता लगता है। ठीक है, विराम चिन्ह के बदलने से कई बार क्या होता है? वाक्य का अर्थ भी बदल जाता है। किस तरह से बदलेगा वाक्य का अर्थ? देखिए, विराम चिन्ह को बदलने से विराम चिन्हों के बदलने से पूरे वाक्य का अर्थ भी क्या होता है? बदल जाता है। अर्थ भी बदल जाता है। कैसे बदलेगा अर्थ? देखिए, उदाहरण लेते हैं हम यहाँ। जैसे पहला उदाहरण है, देखो, उसे रोको मत जाने दो। और यही वाक्य हमने दूसरे में भी लिया। अब इसका अर्थ देखिए, एक विराम चिन्ह की वजह से ही ये दोनों वाक्य एक जैसे होते हुए इनका अर्थ क्या होगा? अलग अलग। अब पहला जो वाक्य है इसमें देखो, उसे रोको मत, हमने अलग विराम का कहाँ प्रयोग किया? यहाँ प्रयोग किया। उसे रोको मत जाने दो। क्या अर्थ हुआ इसका? कि उसे रोको मत, उसे मत रोको, उसे जाने दो। जो दूसरा जो हमारा वाक्य है उसे हमने इसमें अलग विराम का प्रयोग कहाँ किया? यहाँ किया। कहाँ किया? रोको के बाद यहाँ किया अलग विराम का प्रयोग। तो अब इसका क्या अर्थ बना? कि उसे रोको, उसे मत जाने दो। तो अलग विराम के प्रयोग से ही दोनों वाक्य क्या हैं? बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन सिर्फ एक विराम चिन्ह के प्रयोग के कारण इनका क्या हो गया? अर्थ अलग अलग हो गया। ठीक है, आगे देखिए,
नेक्स्ट है हमारा कि विराम चिन्हों के भेद और प्रकार। परिभाषा की हमने बात कर ली, अब बात करेंगे हम विराम चिन्हों के प्रकार या भेद, हम इसे कह सकते हैं। तो विराम चिन्हों के प्रकार या भेद कितने हैं? वैसे तो इसकी कोई भी स्पष्ट जो है वो जानकारी नहीं है, लेकिन हिंदी व्याकरण के विशेषज्ञ हैं। कौन है हिंदी व्याकरण के विशेषज्ञ? कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु, जिन्हें हिंदी व्याकरण का क्या माना जाता है? विशेषज्ञ माना जाता है। इन्होंने विराम चिन्ह की संख्या कितनी बताई है? 20 बताई है। कितनी बताई है? 20 बताई है। और इन्होंने क्या कहा है कि पूर्ण विराम को छोड़कर, सिर्फ पूर्ण विराम को छोड़कर बाकी जितने भी विराम चिन्ह हैं वो अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। ठीक है, तो वैसे तो इनकी जो स्पष्ट संख्या है कहीं नहीं बताई गई, लेकिन कामता प्रसाद गुरु हैं, उन्होंने इनकी संख्या कितनी बताई है? 20 बताई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ एक पूर्ण विराम को छोड़कर बाकी जितने भी प्रकार हैं वे कहाँ से लिए गए हैं? अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे विराम चिन्हों के प्रकार की। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है इसमें आपका, पहला जो हम करेंगे वो करेंगे अल्प विराम। अल्प विराम, अल्प विराम का क्या वो होता है? ये होता है अल्प विराम। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होगी अल्प विराम की? वो देखिए, जब किसी वाक्य को प्रभावशाली या प्रभावी रूप से कहने के लिए अर्ध विराम से ज्यादा और पूर्ण विराम से कम विराम लेना हो तो वहां आपका कौन सा होगा? अल्प विराम होगा। या इसको कुछ इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि जहां थोड़ी सी देर रुकना पड़े या बहुत ही कम मात्रा में रुकना पड़े वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए अल्प विराम, जहां थोड़ी देर या बहुत ही कम मात्रा में रुकना पड़े, या बहुत कम मात्रा में रुकना पड़े, तो वहां कौन सा प्रयोग होगा विराम चिन्ह? वहां होगा अल्प विराम प्रयोग होता है। या क्या होता है? एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए, एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए भी अल्प विराम लगाया जाता है। ठीक है, एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम लगाया जाता है। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण देखेंगे हम, जैसे राम, श्याम, मोहन और सोहन। राम, श्याम, मोहन और सोहन घूमने गए। इस वाक्य में किसका प्रयोग हुआ है? एक से अधिक जो व्यक्ति है उनका बताया जा रहा है, तो यहाँ कौन से उसका प्रयोग होगा? अल्प विराम का। ठीक है, दूसरा देखिए इसमें, राम तुम यहीं ठहरो। ठीक है, तो इसमें क्या है? संबोधन के समय जिसे संबोधित किया जाता है उसके बाद भी किसका प्रयोग होता है? अल्प विराम का प्रयोग होता है। तो यहाँ किसको संबोधित किया जा रहा है? राम को संबोधित किया जा रहा है, और संबोधन के तुरंत बाद किसका प्रयोग होता है? अल्प विराम का प्रयोग होता है। ठीक है, ये हो गया आपका अल्प विराम। जहां थोड़ी देर या बहुत ही कम मात्रा में रुकना पड़े वहां किसका प्रयोग होगा? अल्प विराम का प्रयोग होगा। या एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है?
अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अर्धविराम। नेक्स्ट है अर्धविराम। अर्धविराम कौन सा होता है? ये होता है अर्ध विराम, यानी कि आधा विराम, यानी कि आधा विराम। ठीक है, जहां अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक और पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना पड़े। ठीक है, जहां जहां अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक और पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना पड़े। ठीक है, कम रुकना पड़े, वहां आपका क्या होगा? अर्धविराम का वहां प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें उदाहरण देखिए, जैसे जब मेरे पास पैसे होंगे, यहां किसका प्रयोग होगा? अब यहां होगा अर्धविराम का प्रयोग। तब मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक है, इस प्रकार के जो वाक्य होंगे वहां आपका किसका प्रयोग होगा? अर्धविराम। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण इसमें, यह घड़ी ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। ठीक है, नहीं चलेगी, यह बहुत सस्ती है। क्या है ये? यह बहुत सस्ती है। तो अर्धविराम का प्रयोग कहाँ होगा? जहां अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक और पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना पड़े, वहां होगा अर्धविराम का प्रयोग। एग्जाम्पल है इसमें, जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं आपकी सहायता करूंगा। तो यहाँ किसका प्रयोग किया गया है? अर्धविराम का। ऐसे ही दूसरा जो उदाहरण है उसमें, यह घड़ी ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, और इसमें किसका प्रयोग किया गया? अर्धविराम का। यह बहुत सस्ती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा जो प्रकार है इसमें वो है पूर्ण विराम। तीसरा है इसमें पूर्ण विराम। ये होता है आपका पूर्ण विराम। ठीक है, पूर्ण विराम का अर्थ होता है भली भांति ठहरना। भली भांति ठहरना। ठीक है, जब वाक्य खत्म हो जाता है या पूर्ण हो जाता है तो वाक्य के अंत में किसका प्रयोग किया जाता है? पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए, जब वाक्य पूर्ण हो जाता है, तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक और शर्त है, प्रश्नवाचक और विषमयादि बोधक वाक्यों को छोड़कर। ठीक है, एक तो प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं उनको छोड़कर, और विषमयादि बोधक जो वाक्य होते हैं उनको छोड़कर। विषमयादि बोधक
वाक्यों को छोड़कर। ठीक है, तो इन जो दो प्रकार के ये वाक्य हैं, इन वाक्यों को छोड़कर शेष जितने भी वाक्य हैं उनमें किसका प्रयोग होगा? पूर्ण विराम का। ठीक है, इसके उदाहरण देखिए। मोहन क्रिकेट खेलता है, वाक्य पूर्ण हो गया। खेलता है वाक्य पूर्ण हो गया, तो यहाँ किसका होगा? पूर्ण विराम का प्रयोग होगा। ठीक है, दूसरा है इसमें सोहन खाना खाता है। सोहन खाना खाता है, यहाँ भी वाक्य पूर्ण हो गया तो पूर्ण विराम। यह पुस्तक अच्छी है। यह पुस्तक अच्छी है। ठीक है, तो पूर्ण विराम कहाँ होगा? जब वाक्य पूरी तरह से पूर्ण हो जाए तो वाक्य के अंत में हम किसका प्रयोग करते हैं? पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो प्रश्नवाचक और विषमवादी बोधक वाक्य होते हैं उनको छोड़कर सब में क्या किया जाता है? पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आता है उपविराम। इसके बाद आता है उपविराम। उपविराम का कौन सा चिन्ह होता है? ये होता है उपविराम का चिन्ह। उपविराम का अर्थ यानी कि अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम। ठीक है, जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तो वहां पर उपविराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब किसी कथन को अलग दिखाना हो, अलग दिखाना हो तो वहां पर उपविराम का प्रयोग किया जाता है। उपविराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए, दहेज प्रथा दहेज प्रथा एक सामाजिक बुराई। एक सामाजिक बुराई। ठीक है, दूसरा देखिए, जैसे प्रदूषण एक अभिशाप। इस तरह के जो उदाहरण आएंगे वो आपके इसमें आएंगे उपविराम। जब किसी कथन को अलग दिखाना हो, अब देखिए इसमें दहेज प्रथा और इसको क्या दिखाया जा रहा है? अलग दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें किसका प्रयोग किया जा रहा है? उपविराम चिन्ह का इसमें प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा उपविराम के बाद जो आता है विषमवादी बोधक चिन्ह। कौन सा आएगा हमारा इसमें? विषमवादी बोधक चिन्ह। कौन सा होता है हमारा विषमवादी बोधक चिन्ह? ये। ठीक है, विषमवादी बोधक चिन्ह, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग हर्ष, आश्चर्य, घृणा, शोक, करुणा या भय। इसका प्रयोग हर्ष, आश्चर्य, घृणा, शोक, करुणा, भय आदि का बोध कराने के लिए किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। जैसे वाह, तुम
धन्य हो, धन्य हो। दूसरा उदाहरण देखिए इसमें, अरे वह फेल हो गया, वह फेल हो गया। एक और देखिए इसमें उदाहरण, जैसे हे भगवान, हे भगवान दया करो। ठीक है, जो इस प्रकार के जो वाक्य होंगे उनमें किसका प्रयोग होगा? विषमयादि बोधक चिन्ह का। ठीक है, जिसमें हर्ष, आश्चर्य, घृणा, शोक, करुणा, भय आदि का बोध कराने का जो उसमें भाव होता है, उसमें विषमयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न चिन्ह। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। ठीक है, प्रश्न चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। ठीक है, और संदेह की स्थिति में भी किसका प्रयोग किया जाता है? प्रश्नवाचक का। संदेह की स्थिति जहां होती है, संदेह की स्थिति में भी किसका प्रयोग होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं हम इसके। उदाहरण जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। किस तरह का वाक्य है ये? प्रश्नवाचक वाक्य है, तो इसमें क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। दूसरा देखिए, लाल किला किसने बनवाया। ये भी क्या है? प्रश्नवाचक है। तीसरा देखिए, संदेह की स्थिति, मैंने भी बताई कि संदेह की स्थिति में भी किसका प्रयोग होता है? प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, क्या कहा, क्या कहा वे चोर हैं। क्या है इसमें? संदेह की स्थिति है, तो इसमें कौन सा होगा आपका? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग, प्रश्न चिन्ह का प्रयोग इसमें किया जाएगा। अगला देखिए, अगला है कोष्टक। अगला है कोष्टक चिन्ह। ये होते हैं आपके कोष्टक चिन्ह। ठीक है, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कोष्टक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कोष्टक चिन्ह का प्रयोग, चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए, और अधिक स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, किया जाता है। इसमें क्या होता है? वाक्यांश जो होता है उसको कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण से अच्छे से समझ में आएगा। उदाहरण देखिए इसमें आप, जैसे लता मंगेशकर भारत की कोकिला, भारत की कोकिला, यानी कि इसमें हम लिखेंगे मीठा गाने वाली। ठीक है,
तो इसमें क्या लिया हमने उदाहरण, लता मंगेशकर भारत की कोकिला है। तो कोकिला शब्द जो है इसको स्पष्ट कौन कर रहा, और अधिक इसको स्पष्ट क्या कर रहा है, जो हमने ये कोष्ठक में जो लिए ये कर रहे हैं। मीठा गाने वाली कोकिला शब्द है, इसका अर्थ और अधिक अच्छे से स्पष्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह कौन सा होता है, योजक चिन्ह कहाँ प्रयोग होता है योजक चिन्ह का? योजक चिन्ह का प्रयोग दो विलोम शब्दों के बीच या द्वंद्व समास के बीच या दो जो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच किया जाता है। ठीक है, योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? योजक चिन्ह का प्रयोग दो विलोम शब्दों के बीच, दो विलोम शब्दों के बीच या द्वंद्व समास के बीच या दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच किया जाता है। ठीक है, के बीच किया जाता है। योजक चिन्हों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? दो विलोम शब्दों के बीच, द्वंद्व समास के बीच या दो समानार्थी जो शब्दों की पुनरुक्ति के बीच किया जाता है। जैसे रात दिन, आना जाना, माता पिता। इस तरह के जो वाक्य जो शब्द होते हैं इनमें किसका प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे घर घर, रात रात, ये क्या है इसमें जिसका प्रयोग हो रहा है, यह क्या है? योजक चिन्ह। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह या जिसे हम क्या कहते हैं, या उद्धरण चिन्ह कौन सा होता है आपका? ये ठीक है, किसी को कही हुई बात को उसी तरह बिल्कुल ज्यों का त्यों प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी की कही हुई बात, किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करना, उसी तरह प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अवतरण चिन्ह का। अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किया जाता है। उदाहरण देखिए आप इसके, जैसे सरदार पूर्ण सिंह का कथन है हल चलाने वाले और भेड़ चराने
वाले स्वभाव से ही साधु होते हैं। स्वभाव से ही क्या होते हैं? साधु होते हैं। ठीक है, तो किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल हमने लिया, जैसे सरदार पूर्ण सिंह का कथन है। ये बात किसने कही है? सरदार पूर्ण सिंह ने कही है, और इस बात को बिल्कुल ज्यों का त्यों, बिना इसका कुछ भी शब्द इधर उधर किए हमने इसका प्रयोग किया है। हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले स्वभाव से ही साधु होते हैं। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? अवतरण चिन्ह का इसमें प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है वो है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह, ये होता है लाघव चिन्ह। किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए, किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का जो पहला अक्षर है वो लिखकर उसके आगे हम क्या लगा देते हैं? शून्य या लाघव चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, वो होता है आपका लाघव चिन्ह। जैसे देखिए, उदाहरण हम लेंगे इसमें, जैसे डॉक्टर हम इस तरह से लिखते हैं डॉक्टर। डॉक्टर के लिए हम कैसे क्या प्रयोग करते हैं? ये हम इसमें लाघव चिन्ह लगा देते हैं। इसी तरह देखिए, जैसे हमें पंडित लिखना हो तो पंडित के लिए हम क्या करेंगे? ठीक है, तो लाघव चिन्ह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसमें हमारा विवरण चिन्ह। नेक्स्ट है इसमें विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह कौन सा होता है? विवरण चिन्ह होता है आपका ये। ठीक है, फिर हम विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देशक आदि देने के लिए किया जाता है, या किसी कथन को जब विस्तार देना होता है तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी कथन को विस्तार देने के लिए, किसी कथन को विस्तार देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन सा होता है विवरण चिन्ह? ये आपने देख लिया। इसके जो उदाहरण है वो देखिए, जैसे 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 इसमें है, हमने लिखा वनों के निम्न लाभ हैं। वनों के निम्न लाभ हैं। ठीक है, अगर हमने आगे दे दिया विवरण चिन्ह कि आगे इसका क्या है? विस्तार है, नीचे हम इसके क्या बताएंगे? लाभ बताएंगे। ठीक है, दूसरा जो है इसमें वो देखिए, हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया, जैसे सर्वनाम के मुख्य 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं, और इसके आगे हमने क्या लगा दिया? विवरण चिन्ह। इसका अर्थ क्या हुआ कि इसको हम आगे विस्तार देंगे या इसको विस्तार में हम बताएंगे। तो ये हो गया, किसी कथन को विस्तार देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसमें हमारा रेखांकन चिन्ह। रेखांकन चिन्ह, रेखांकन चिन्ह कौन से होते हैं? ये होता है रेखांकन चिन्ह। ठीक है, किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द, पद या वाक्य को रेखांकित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है?
रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण पद या शब्द को रेखांकित करने के लिए, शब्द को रेखांकित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में भी हमारे आता है कि एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, उसके जो किसी शब्द में उसमें क्या कहते हैं, उसके नीचे रेखांकन चिन्ह लगा दिया जाता है और उसमें क्या कहा जाता है हमें कि रेखांकित जो शब्द है उसका अर्थ बताइए। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा वो आता है पदलोप चिन्ह। पदलोप चिन्ह कौन सा होता है? ये होता है पदलोप चिन्ह। जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब वाक्य में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो, क्या करना हो? कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो हम पदलोप चिन्ह का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक है, कौन सा होता है ये मैंने आपको बता दिया, लोप चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण देखिए इसमें आप, उदाहरण आपका इसमें बनेगा जैसे मैं सामान उठा दूंगा पर, मैं सामान उठा दूंगा पर, यहाँ किसका प्रयोग होगा? पदलोप चिन्ह का प्रयोग होगा। ठीक है, जब वाक्य में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसमें हमारा पुनरुक्ति या सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति या सूचक चिन्ह जिसे हम कहते हैं सूचक चिन्ह, कौन सा होता है ये कुछ इस प्रकार से होता है आपका। इसमें क्या होता है? पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग हम किसमें करते हैं? ऊपर लिखे किसी वाक्य के अंश को दोबारा लिखने से बचने के लिए हम इसमें इसका प्रयोग करते हैं। तो पुनरुक्ति जो सूचक चिन्ह, इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? ऊपर लिखे किसी वाक्य को, ऊपर लिखे किसी वाक्य के अंश को दोबारा लिखने से बचने के लिए, दोबारा लिखने से बचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बचने के लिए हम पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कैसे? इसका उदाहरण देखिए आप, सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसका उदाहरण देखिए, जैसे मोहन कुमार कक्षा 8वीं, मोहन कुमार कक्षा 8वीं। तो हमें अगर सेम ऐसे ही नीचे लिखना तो हम किस प्रकार से लिखेंगे? इस प्रकार से हम नीचे लिख देंगे। तो ये किसका प्रयोग हुआ? पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का यहाँ प्रयोग हुआ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा विषमरण या त्रुटिपूरक चिन्ह। विषमरण चिन्ह या जिसको हम विषमरण या त्रुटिपूरक चिन्ह, ये कौन सा होता है आपका? त्रुटिपूरक चिन्ह। ठीक है, ये होता है आपका कुछ इस तरह से। ठीक है, विषमरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं हम? लिखते समय अगर कोई भूल हो जाए तो उस भूल को सुधारने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? विषमरण चिन्ह या त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण देखिए आप इसमें, जैसे ये वाक्य इस तरह लिख दिया, मोहन जाएगा, लेकिन यह वाक्य कहाँ जाएगा ये नहीं पता क्योंकि इसमें ये हम नहीं लिख पाते। इस तरह से हम ये लिखा है कि तो मोहन स्कूल
जाएगा। जो वाक्य में त्रुटि हुई उसको सुधारने के लिए हम इसके विसर्जन चिन्ह त्रुटि पूरक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए इसमें, जैसे श्याम बहुत ही लड़का है, ठीक है। तो यहाँ हमसे क्या हो गई, गलती हो गई, भूल हो गई, तो इससे हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा त्रुटि पूरक चिन्ह। अब हम जो ये हमारा विराम चिन्ह जो टॉपिक था, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको जो ये टॉपिक है वो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए पहला जो हमारा इसमें प्रश्न है, जब से हिंदी में अंतरराष्ट्रीय अंकों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 का प्रयोग आरंभ हुआ, तब से पूर्ण विराम के स्थान पर किसका प्रयोग होने लगा, किसका प्रयोग होने लगा, पूर्ण विराम के स्थान पर फुल स्टॉप का। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना अपेक्षित हो वहां कौन से चिन्ह का प्रयोग होगा। पूर्ण विराम की अपेक्षा कम कहाँ रुकेंगे, अर्धविराम में। कहाँ रुकेंगे, अर्धविराम में, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ए, अर्धविराम। जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा हम कम रुकते हैं वो होगा आपका अर्धविराम, क्योंकि अल्प विराम जो होगा वो होगा आपका, उसमें तो हम बिल्कुल ही कम रुकते हैं, ठीक है। तो वो होगा आपका अल्प विराम। लेकिन जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा अगर कम रुकना हो तो वहां आपका होगा अर्धविराम। नेक्स्ट देखिए, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाए, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाक्य की गति क्या ले ले, अंतिम रूप ले ले, यानी कि जो वाक्य क्या हो वो पूर्ण हो, तो उसके बाद क्या हो, किस चिन्ह का उसका प्रयोग होगा। तो जब वाक्य पूर्ण हो गया तो उस पर किस चिन्ह का प्रयोग होगा, पूर्ण विराम का, ठीक है। ऑप्शन डी इसमें आपका क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, वह है, पूर्ण विराम के स्थान पर क्या प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी भाषा में हम किसका प्रयोग करते हैं पूर्ण विराम के स्थान पर, किसका प्रयोग करते हैं, फुल स्टॉप का। किसका प्रयोग करते हैं, फुल स्टॉप का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है, किसमें हुआ है विराम चिन्हों का सही प्रयोग। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहता हूं, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं, ठीक है। तो इसमें किसमें हुआ है आपका विराम चिन्हों का सही प्रयोग, ऑप्शन बी में। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहता हूं, पूर्ण विराम, उसे देवता बनाने की अल्प विराम मेरी इच्छा नहीं, फिर पूर्ण विराम। तो ये होगा आपका वाक्य शुद्ध विराम चिन्ह की दृष्टि से। नेक्स्ट देखिए, किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है, किसमें हुआ है विराम चिन्ह का सही प्रयोग। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, आप मुझे नहीं जानते, आप मुझे नहीं जानते, विषमयादि जो चिन्ह होगा वो महीने में 2 दिन ही व्यस्त रहता हूं। तो ऑप्शन सी होगा इसमें आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नीचे लिखे वाक्यों में से किसमें विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है, किसमें हुआ है विराम चिन्ह का सही प्रयोग। देखिए इसमें भी आपका जो ऑप्शन सी है इसमें आपका वो राइट आंसर होगा। कैसे, हाँ के बाद अल्प विराम, हाँ मैं सच कहता हूं, अल्प विराम, बाबूजी, इसके बाद फिर अल्प विराम। क्या कह रहा है इसमें, हाँ मैं सच कहता हूँ, बाबूजी को बता रहा है मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया, ठीक है। तो इसमें जो आपका विराम चिन्ह की दृष्टि से जो सही वाक्य होगा वो कौन सा है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, प्रश्नवाचक तथा विषमयादि बोधक को छोड़कर शेष वाक्यों के अंत में प्रयुक्त होता है। ये मैंने आपको बताया था कि प्रश्नवाचक और विषमयादि बोधक को छोड़कर शेष वाक्यों के अंत में किसका प्रयोग होता है, पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन बी इसमें होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है, किसमें हुआ है विराम चिन्ह का सही प्रयोग, बताइए किसमें हुआ है विराम चिन्ह का सही प्रयोग। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी। देखिए, मोहन सोहन घर पर्वत, ये क्या है आपकी संज्ञाएं हैं। इसके बाद पूर्ण विराम, यह वह तुम मैं, इसके बाद अर्धविराम, यह वह तुम और मैं क्या है आपका सर्वनाम है, पूर्ण विराम, लिखना गाना दौड़ना, फिर अर्धविराम, इसके बाद ये क्या है आपकी क्रियाएं हैं। तो ऑप्शन डी जो होगा इसमें होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है विराम चिन्ह की दृष्टि से। इसमें होगा आपका आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है, कब
आओगे। ठीक है, ये होगा आपका ऑप्शन सी होगा इसमें आपका राइट आंसर। ठीक है, तो जो आज हमने किया वो विराम चिन्ह का टॉपिक किया। विराम चिन्ह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आप ध्यान से करिएगा। विराम चिन्ह क्या होता है? विराम, विराम का अर्थ होता है आपका ठहर या ठहरना, ठहराव या ठहरना। अर्थात वाक्य का वाक्य विराम चिन्ह का अर्थ क्या हुआ? वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह से क्या होता है? वाक्य का जो अर्थ होता है वो अधिक स्पष्टता से समझ में आता है। ठीक है, विराम चिन्ह के जो भेद हैं वो कोई स्पष्ट नहीं है कि विराम चिन्ह के भेद कितने हैं, लेकिन जो कामता प्रसाद, जो हिंदी व्याकरण के विशेषज्ञ माने जाते हैं, कामता प्रसाद गुरुजी, उन्होंने जो चिन्ह बताए हैं वो कितने बताए हैं? 20 चिन्ह बताए हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि पूर्ण विराम को छोड़कर बाकी सभी जो विराम चिन्ह वो किससे लिए गए हैं? अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। ठीक है, तो हमने आज विराम चिन्ह को पूरी एक एक चीज उसकी डिटेल में पढ़ी है। उम्मीद है आपको जो मेरी आज की जो वीडियो है पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।